हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं और हम चर्चा करने वाले हैं बजट से संबंधित कुछ जो सत्र हैं उसमें से इतिहास का कुछ अंश मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। इतिहास तो नहीं कह सकते, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हम जरूर कह सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको आप करंट के आर्ट एंड कल्चर से थोड़ा सा जोड़ करके देख सकते हैं। और ये टॉपिक में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मतलब इससे रिलेटेड, तकरीबन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन वर्ष 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। और जो प्रश्न पूछा जा चुका है उसको हम सेशन के अंत में आपके सामने रखेंगे भी और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उसका उत्तर जो है वो सटीक तौर से हमें बाद में कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, तो जो खबर है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। खबर ये है कि बजट 2024 अभी अभी हाल ही में प्रस्तुत हुआ है, आपको मालूम ही है। उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं, चाहें तो कुछ प्रकट कर दीजिएगा तो मैं पढ़ लूंगा कि आप लोग बजट 2024 के कितने समर्थन में हैं आप लोग या कितने समर्थन में नहीं हैं, कैसा लगा है आपको बजट, इन सब चीज़ों के ऊपर जरूर एक बार बताइएगा। बहरहाल इस बजट में बिहार के कुछ मंदिर हैं जिनके लिए कॉरिडोर की जो है वो स्थापना करने की बात करी गई है, कॉरिडोर की घोषणा करी गई है। तो इनके ऊपर हमारी चर्चा होगी खास तौर से। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्त कि GS फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच जो है वो शुरू हो चुका है। और अभी एक बैच और शुरू हुआ था, ये सुबह 6 बजे शुरू हुआ, सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, सुबह 8 बजे शुरू हुआ था एक प्रतिज्ञा बैच। और अब जो है ये शुरू हुआ था, ये हो चुका है शुरू, 18 तारीख से शुरू हुआ था। ये वाला जो बैच है ये 27 तारीख से शुरू होगा और शाम को 6 बजे शुरू होगा, शाम को 6 बजे से शुरू होगा। शाम 6 बजे वाला बैच भी, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर प्रतिज्ञा में हमको जबरदस्ती सुबह ही लेना पड़ रहा है एडमिशन, क्योंकि इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं वो हमको सुबह के बैच में मिल रहे हैं, लेकिन हम सुबह बैच कर नहीं सकते। इसलिए पैरेलली जो है एक और प्रतिज्ञा बैच शुरू करना पड़ा, जो कि शाम को शुरू किया जा रहा है। और शाम को ये बैच जो है 6 बजे से शुरू होगा। इसमें सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आपको कर दूं कि सबसे बड़ी खास बात क्या है, वो ये है कि इस बैच की शुरुआत आपके सबसे चहेते स्टडी IQ IAS हिंदी के जो चेहरे हैं उनके द्वारा शुरू हो रही है। इस क्लास की शुरुआत हो रही है अमृत उपाध्याय सर के द्वारा। और आपने इनसे पॉलिटी पढ़ा होगा यूट्यूब में, और बहुत सारे लोग इच्छुक थे कि पेड बैच में भी सर जो हैं वो क्लास लें। तो अब अमृत उपाध्याय सर आप लोगों की ही डिमांड पर यहाँ पर वो एक बैच में सीधे आपके समक्ष होंगे। इस बैच की शुरुआत जो है वो अमृत सर ही करेंगे। इसको हम लोगों ने प्रतिज्ञा बैच 2 दिया है, ये शाम का बैच है। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं मेरे कोड विरद लाइव को लगाकर। इस कोड को लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैक्सिमम डिस्काउंट में आप देखेंगे तो आपको डिस्काउंट के बाद जो फी पे करना है वो 27,999 है। एक और मजे की बात मैं आपको बता दूं कि आप इस विरद लाइव कोड को अभी, ये ऐसे कैपिटल या स्मॉल किसी में भी, लेकिन स्पेस मत देना, विरद लाइव VIRADLIV, इस कोड को अभी के अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बैच का लिंक है, उसमें जाकर के लगा के देखिए। संभव है कि आपको ये बैच 27,999 से भी कम में मिल रहा हो, इसलिए हिडन प्राइस को हमेशा पहले चेक कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्लिक करके विरद लाइव कोड लगा करके। रही बात इस प्रतिज्ञा बैच की खासियत की, तो खासियत यह है कि आपको 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस में मिलेंगी। ठीक है, आपको इसमें 18 किताबें जो हैं उनका सेट दिया जाएगा। इसके अलावा आपको मेंटोर्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे, मेंटोरशिप की सुविधा जो है वो आपको इसमें दी जाएगी। और एक यूनिक फीचर जो आपको इसमें देखने को मिल रहा है, उसमें से सबसे पहला यूनिक फीचर ये है कि अगर आप प्रतिज्ञा बैच में एडमिशन लेते हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, फुल फी रिफंड। अगर प्रीलिम्स पास करते हैं तो करते हैं 2025 का प्रीलिम्स अब आप पास करेंगे तो आपको फुल फी रिफंड हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपकी कोर्स वैलिडिटी जो है, फीस वापसी के अलावा कोर्स की वैलिडिटी जो है, ये वैलिडिटी भी आपकी
1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी, 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। तो ये और बड़ी बात है, यानी कि इस प्रतिज्ञा बैच में जुड़ने के आपके पास में बहुत सारे कारण हैं दोस्त। अब तो बिल्कुल मत देर कीजिए, देर करने की अब कोई आवश्यकता है नहीं मुझे लगता है। अब मतलब आप अमृतसर से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो फीस वापस मिल जाएगी अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, कोर्स की वैधता आपकी बढ़ जाएगी, विरद लाइव कोड लगाते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा निश्चित तौर पर, शाम का बैच है, और क्या चाहिए। और प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो इसके लिए हम अलग से SIP प्रोग्राम चलाएंगे, ये फ्री में आपको एक कोर्स मिलेगा। मेंस में जब आप प्रीलिम्स पास कर लेंगे तो मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस के लिए हम निःशुल्क आवासीय सुविधा आपको देंगे, निःशुल्क आवासीय सुविधा आपको देंगे, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। आप दिल्ली आकर के देखिए यहाँ की सिटी लिविंग कॉस्ट कितनी ज्यादा है, और वो सब में आपको फ्री यहाँ पर रखा जाएगा। तो भाई एकदम देर मत कीजिए, तुरंत जाइए। और ये सुविधा 27 तारीख तक के लिए ही उपलब्ध है, ये भी जान लेना। इस तरीके की सुविधा जो है ये 27 तक के लिए उपलब्ध है। तो आज तारीख हो चुकी है 25, देर मत कीजिए, आज ही के आज इसमें एडमिशन लीजिए और अपना पढ़ाई जो है वो शुरू कीजिए। चलिए अब हम आते हैं खबरों में, और खबर में आप यहां पर देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है और उसमें छपा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बजट 2024 बिहार्स विष्णुपाद एंड महाबोधि टेम्पल्स फॉर विच कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस्ड। तो 2 मंदिर हैं जो कि बिहार के हैं, याद रखने की, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो ये टॉपिक है ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 मंदिरों के आपको नाम याद रखने हैं, विष्णुपद या विष्णुपाद मंदिर, और दूसरा है महाबोधि टेम्पल। तो महाबोधि टेम्पल जो है इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये आपका बोधगया में है, बोधगया, और विष्णुपद मंदिर जो है ये गया में है। ठीक है, बिहार विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल फॉर विच कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस्ड, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। विष्णुपद टेम्पल एट गया एंड महाबोधि टेम्पल एट बोधगया, ये लोकेशंस जरूर याद रखना, कंफ्यूजन ना हो आपको। ये एक कल्चरल साइट है, कैसी कल्चरल साइट है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, और उसके सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए वहां पर कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले तो यही चर्चा कर लें कि बेसिकली यहां पर कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही गई है। ये कॉरिडोर का मतलब क्या है और इसको बनाने जाने से क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा उससे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो खबर में आपने जान लिया कि बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है यहां पर कॉरिडोर परियोजनाएं जो है बनाई जाएंगी, जिसके लिए बजट में स्थान दिया गया है, बजट 2024 में। यानी कि यहां से फंड जो है वो एलोकेट होंगे। कितना फंड एलोकेट होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी आपको पता चलना है कि इस बजट में इसके बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है, इस बनाने के लिए इसके लिए फंड एलोकेट किए जाएंगे। अब इससे लाभ क्या होगा कि गया के जो ये 2 मंदिर हैं यहां से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आप जिन मंदिरों में जाते हैं उन मंदिरों में अगर आप जाएं और वहां पर सफाई ना हो, स्वच्छता ना हो, और देखिए ये भी एक आकर्षण का केंद्र है, यथोचित जो सुविधाएं हैं वहां तक पहुंचने की वो ना हो, तो फिर आसान नहीं होता है उसको जो है वहां पर विजिट कर पाना। पर्यटन की दृष्टिकोण से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंदिर में तो एक श्रद्धालु के तौर पर आप जाएंगे ही, एक श्रद्धालु के तौर पर आप मंदिर में तो जाएंगे ही, लेकिन आप यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए कि जो मंदिर परिसर है, इस मंदिर परिसर तक पहुंचने वाली जो गलियां होती हैं इसमें बहुत सारे मार्केट्स होते हैं, और ये अव्यवस्थित मार्केट होते हैं कई बार। इनके प्राइजेस जो हैं वो अनाप शनाप होते हैं, अव्यवस्थित तरीके से लगे होते हैं, एक स्टैंडर्ड नहीं होता है यहाँ पर। इसकी वजह से जो सड़क वगैरह होती हैं उसके ऊपर इनके इन दुकानों के कई बार अतिक्रमण आपको देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से सड़क पे सफाई नहीं रह पाती है, रोड जो है वो सकरी हो जाती हैं। परिसर में जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए वो सौंदर्यीकरण नहीं हो पाता है। तो जब हम कॉरिडोर इस तरीके का बनाते हैं तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, और एक बेहतर प्लेस आप वहां पर श्रद्धा के पर्पज से भी जा रहे हैं, अच्छे से शांत वातावरण आपको मिल रहा है, एक सिस्टमेटिक वे में आपको वहां पर
पूजा करने का अवसर मिलेगा, अपनी श्रद्धा प्रकट करने का अवसर मिलेगा। उसके बाद आप वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर को इन मार्केट्स में देख सकते हैं। वो संस्कृति अच्छी तरीके से मतलब वहाँ पर रीस्टैब्लिश करी जाएंगी, प्रदर्शित करी जाएंगी। आप उनका आनंद उठा सकते हैं, उन स्मृतियों को अपने साथ ले जा सकते हैं जो वहाँ पे मार्केट में उपलब्ध रहेंगी। बहुत सारे ऐसे जगहों पर स्मॉल बिजनेसेस जो है वो डेवलप होते हैं, उन स्मॉल बिजनेसेस को डेवलप होने का मौका मिलेगा और इससे रेवेन्यू जो है वो इनसाइकल्ड हो सकेगा। तो बिहार जो है इस तरीके से कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बिहार में ऐसे कई सारे स्थान हैं जो पर्यटन के दृष्टिकोण से जिनको अगर उचित कर दिया है तो रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो सकता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन जगहों पर इसकी घोषणा करी गई है कि पर्यटन और बुनियादी ढांचे की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी घोषणा करी गई, उसमें खर्चा दिया जाएगा। अब इसको जो है राजनीति से भी जोड़ के देखा जा रहा है इस समय। क्यों राजनीति से भी जोड़ करके देखा जा रहा है? क्योंकि ये घोषणा सेंट्रल बजट में की गई, केंद्रीय बजट में करी गई है, केंद्र सरकार की ओर से घोषणा करी गई है और राज्य के लिए की गई है। जिस राज्य में की गई है वहां पर नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू जो पार्टी है, इस पार्टी का समर्थन मिला हुआ है वर्तमान जो एनडीए की सरकार है, गठबंधन जो बना हुआ है। क्योंकि 240 के आसपास ही सीटें थी बीजेपी के पास में, जो कि पर्याप्त नहीं थी सरकार बनाने के लिए, तो उन्हें गठबंधन बनाना पड़ा। तो एनडीए में 293 सांसद हैं, लेकिन उसमें से 12 जो अकेले राज्य की सीटें हैं जो जदयू के पास थी, तो जदयू का समर्थन है और जदयू ने ऐसी कई सारी डिमांड्स रखी थी। तो अब बिहार को ये पैकेज मिल रहा है। तो ये एक मतलब हमारे राज्य ने समर्थन किया तो हमारे राज्य को चीजें मिल रही हैं, ऐसे स्थिति में भी देखा जाता है। तो ये तो हो गई ओवरऑल खबर। अब हम समझते हैं कि इन टेम्पल्स की इंपॉर्टेंस क्या है और वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम श्री विष्णुपद मंदिर के बारे में या विष्णुपाद मंदिर के बारे में समझते हैं। ये है विष्णु जी का चरण और इसी चरण को लेकर के किदवंतियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर एक गयासुर, प्राचीन समय में एक गयासुर नाम का राक्षस हुआ और इसने भगवान विष्णु की उपासना करी। कहते हैं कि शायद इसके पास में ये गयासुर जरूर थे, लेकिन ये किसी राक्षस माता पिता से नहीं जन्मे थे, इसलिए इनके पास राक्षसी गुण नहीं थे, ऐसा भी कहा जाता है। मतलब अलग अलग मान्यताएं हैं, ये कहावतें हैं जो कही जाती हैं। मैं इसको पूरी तरीके से प्रूव करने की वो नहीं देता, बट मैंने अलग अलग सोर्सेज में पढ़ा। तो गयासुर राक्षस हैं, इन्होंने भगवान विष्णु की उपासना करी है, उनसे कुछ शक्तियां प्राप्त करने की बात हुई है। तो इनको शक्ति मिली। इन्होंने कहा कि आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जो मेरे दर्शन करे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, अर्थात उसके सारे पाप धुल जाएं, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं, वगैरह वगैरह करके। तो हमें ईश्वर से क्या चाहिए होता है कि हम उसकी शरण में जाएं और वो हमारे कष्ट हर ले। तो ये गयासुर जो है, इनको जब ये शक्ति मिली तो इन्होंने उस शक्ति का ऑब्वियस सी बात है कि प्रभाव हुआ और उसकी वजह से जो इनके दर्शन करता, जो इनके पास आता, वो इनको जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो अन्य देवताओं को परेशानी है, मतलब फिर अन्य देवता जो हैं वो फिर उनका क्या अस्तित्व। फिर इस चीज को लेकर के इनके अंदर घमंड भी पैदा होता है, राक्षसी प्रवृत्ति भी पैदा होती है, दुरुपयोग भी करना ये शुरू करते हैं इन सब चीजों का। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने से तमाम सारे देवता जो हैं वो धरती पर आते हैं और ब्रह्मा जी इनसे कहते हैं कि देखो, हमको इस दुनिया में कोई पवित्र जगह मिल नहीं रही है जहां पर मैं एक यज्ञ संपन्न करा सकूं, मुझे एक यज्ञ संपन्न कराना है। तुमको भगवान विष्णु के प्रसाद से तुम सबसे पवित्र हो, क्योंकि तुमको कोई देखता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तुम सबसे शुद्ध हो। तो उन्होंने कहा कि बताइए मैं क्या करूं। बोले कि मुझे आपका शरीर चाहिए, अगर आपके शरीर पे यज्ञ प्रसारित हो जाए तो, क्योंकि सबसे शुद्ध स्थान वही होगा। तो ये जमीन पर लेट जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। गयासुर जमीन पर लेट गया और कई मील तक ये फैल गया ये राक्षस, और फिर उसी के ऊपर बैठ करके इन्होंने यज्ञ किया, श्री ब्रह्मा जी ने और अन्य जो देवता हैं उन्होंने। परंतु शरीर अस्थिर है, अस्थिर शरीर जब है, अस्थिर भूमि जब है, तो यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा है। तो उन लोगों ने फिर विष्णु जी का आह्वान किया कि आप ही ने वरदान दिया है, अब आप ही आकर के इन्हें स्थिर कर सकते हैं। तो विष्णु जी आते हैं और फिर इनके ऊपर अपना एक पैर रख करके जब बैठने लगते हैं तो उसी पैर से इनको स्थिरता प्राप्त होती है और फिर ये अपने वास्तविक रूप में आकर के वो उनसे बोलते हैं कि अब आप मुझे जो है मुक्त करें। तब उसमें कई अलग अलग कहानियां भी हैं कि फिर वही पद है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो उस शिला के ऊपर बन जाता है जहाँ पर
ये लेटे हुए थे वहां पर एक शिला बन जाती है, उसके ऊपर विष्णु जी के पैर के निशान बन जाते हैं और आज उसी की उपासना करी जाती है। इन्होंने वरदान भी मांगा विष्णु जी से दोबारा कि अब मुझे वरदान दीजिए कि जो लोग मेरे दर्शन करने आएंगे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, एक शिला के रूप में मैं स्थापित रहूंगा, सशरीर में पाताल लोक जाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो उसी चीज को लेकर के यहाँ पर भगवान विष्णु के चरण हैं जो बने हुए हैं और इसी चरण की यहाँ पर उपासना होती है, इस पर टेम्पल बना हुआ है। तो पितृपक्ष के दौरान तमाम सारे लोग यहाँ पर अनुष्ठान इत्यादि भी करने आते हैं। ठीक है, कहते हैं मंदिर में आज भी 40 सेंटीमीटर लंबा जो है वो फुटप्रिंट बना हुआ है। पितृपक्ष के दौरान यहाँ पर अनुष्ठान चलता है। इन्होंने मांग करी थी कि लोग पितृपक्ष में आकर के अपने अनुष्ठान को यहाँ पर करें तो हम उनको तर्पण कर सकें, उनके जो पूर्वज हैं उनको मुक्त कर सकें, तो वो इनके पास में रहता है। बहरहाल ये तो हो गई मंदिर का महात्म्य। और इसी चीज को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ जो है वो पितृपक्ष के दौरान यहाँ आती है। अब इतने सारे लोग अगर यहाँ पर पितृपक्ष के दौरान आते हैं और उनको एक अच्छा कॉरिडोर मिलता है, जैसे अगर आप लोग यहाँ गए होंगे, बनारस गए होंगे या बनारस के होंगे अगर आप, तो आपको मालूम है काशी विश्वनाथ मंदिर है। पहले वहां पर भी बहुत घनी गलियां हुआ करती थी, लेकिन अब एक बहुत ही शानदार कॉरिडोर बनाया गया है। वर्तमान समय में आप वहां पर आसानी से दर्शन कर सकते हैं और बनारस की जो संस्कृति है उसको करीब से अनुभव कर सकते हैं। तो ये हुआ है वहां के कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कारण। तो उसी तरीके का कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो कि काफी सफल माना जाता है, वैसा ही प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बनाने की बात करी जा रही है। तो इसमें भी जो इतनी भीड़ आती है उस भीड़ को हम एक टूरिज्म प्लेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस भीड़ को वहां पर भी हम आकर्षित कर सकते हैं। बहरहाल मंदिर वास्तुकला की बात करी जाए तो मंदिर जो है ये नागर शैली में बना हुआ है मंदिर, और ये फल्गु नदी जो है उस नदी के तट पर है। तकरीबन 100 फीट ऊंचाई है, 44 इसमें स्तंभ हैं। और वर्तमान स्वरूप में जो मंदिर है, इस मंदिर को रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 में बनवाया था। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रानी अहिल्याबाई होलकर किस राज्य से बिलोंग करती थी, किस राज्य से संबंधित थी। ठीक है, किस राज्य से संबंधित हैं रानी अहिल्याबाई होलकर। मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूं कि दक्षिण भारत का उत्तरी हिस्सा है जिस राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, बस आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी लोग, उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। ये है वो मंदिर जो आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरा मंदिर है महाबोधि मंदिर, महाबोधि टेम्पल। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में इसको यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में, जो कि 2023 में विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए थे उन प्लेसेस के आधार पर था, पर उसके ऑप्शन में एक नाम महाबोधि मंदिर का भी था। तो आप देखिए इस टेम्पल के नाम को अभी 2024 के प्रीलिम्स में हम सुन चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि इसे दोबारा रिपीट किया जाए। 170 फीट की इसकी ऊंचाई है। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने जो सबसे पहला मंदिर बनवाया, सबसे पहला बौद्ध मंदिर, जो उन्होंने बौद्ध मंदिर ही बनवाया, तो ये बौद्ध मंदिर है जो सम्राट अशोक के समय बनवाया गया था 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले उन्होंने ही इसको बनवाया था। लेकिन अब जो वर्तमान स्वरूप है वो स्वरूप में अगर आप देखेंगे तो ये ईंट से निर्मित एक मंदिर है, जो कि गुप्त काल के शैली जो है, गुप्त शैली जो है, गुप्त काल में जो मंदिर निर्माण की जो शैली है वो ईंट से निर्मित मंदिरों की ही शैली के लिए जाना जाता है, और उसके प्रारंभिक मंदिरों में से ये एक है। तो गुप्त काल के समय में इसको दोबारा जो है 5वीं 6वीं शताब्दी में रिकंस्ट्रक्ट कराया गया है, और ये सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है इसीलिए। तो ये आपको ये समझ में आ गया। ये आप देख सकते हैं टेम्पल है यहाँ पर, ये मंदिर है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं। ठीक है, यही है वो मंदिर जिसको आप महाबोधि मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को जिस जगह पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक उसी के पूर्वी हिस्से में ये मंदिर जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है, ये मंदिर जो है वो स्थापित किया गया है। इसीलिए इसको बोध गया का स्थित महाबोधि मंदिर के तौर पर जाना जाता है। इसके अंदर महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है जो आप जरूर मतलब देख सकते हैं। हालांकि इस डायग्राम में तो नहीं है, शायद शुरुआत में लगाया गया हो, तो शुरुआत में भी नहीं लगी है, पर इसमें महात्मा बुद्ध की एक बड़ी सी मूर्ति है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति आपको देखने को मिलती है। तो चलिए, ये था हमारा आपको बताने का प्रोसेस या बताने का पर्पस कि ये दोनों टेम्पल्स के कॉरिडोर्स के लिए अप्रूवल मिल चुका है। दोनों मंदिर अब आपके लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी लोकेशंस, इनके निर्माता,
इनके समय का निर्माण काल, ये सब थोड़े की पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जो 2024 में पूछा गया था। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसल के पवित्र मंदिर समूह, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। देख रहे हैं, बोधगया स्थित महाबोधि परिसर मंदिर। ये 2024 का क्वेश्चन है, अभी कुछ समय पहले जो हुआ था, 16 जून को जो पेपर हुआ था। उपरोक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और ये शामिल हुआ था वर्ष 2002 में, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बनाया है, तो शायद 4 तो ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन तो सही नहीं होगा। बाकी क्या आंसर होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक दूसरा क्वेश्चन जो इसी तरीके से था, क्योंकि यूनेस्को की बात यहां पर हुई है, तो यूनेस्को से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेशित था? ये देखिए, ये तो हो गई, ये तो मूर्त विरासत हो गई ना, क्योंकि हम मंदिरों को तो मूर्त रूप में देख सकते हैं, लेकिन सांस्कृतिक विरासत तो अमूर्त भी हो सकती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में नृत्य, संगीत, कला, ये चित्रकला, इस तरीके की चीजें आती हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनमें में से कौन सी ऐसी है जो 2023 में शामिल हुई थी नवीनतम रूप में? छाऊ, दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य या फिर कुंभ मेला? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोनों का बताना है बात, आंसर। जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। इसके अलावा इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिल सकता है। एप्लीकेशन की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दी गई है नीचे, वहां पर जाकर के एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको वहां से पीडीएफ भी अपलोड करने का मौका मिल जाएगा। वैसे आप हमारे इंस्टाग्राम से भी, माफ कीजिएगा, टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से नहीं, टेलीग्राम से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भी आपको हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना होगा। जाते जाते मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि 27 जुलाई शाम 6 बजे हिंदी में बैच शुरू होने जा रहा है अमृत उपाध्याय सर के द्वारा, पॉलिटी विषय के साथ में। इस बैच से जुड़ना मत भूलिए। प्रतिज्ञा बैच है, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। 27,999 में बैच मिल जाएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर आपको फीस वापस कर दी जाएगी और मेंस में निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाएगी और 1 साल की वैलिडिटी भी बढ़ा दी जाएगी। तो अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इससे बेहतर और क्या आपको मिलेगा? निःशुल्क पढ़ने का भी मौका और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। तो चलिए, इन्हीं के साथ आज के इस सेशन का हम समापन करते हैं। मुलाकात करेंगे फिर किसी करंट अफेयर्स के सेशन में। तो अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।